थ्री मेन क्लासेस है फंगाई के, उन तीनों क्लासेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। रिगार्डिंग दैट आपको ये भी पता चलेगा कि उनमें रिप्रोडक्शन फिर कैसे वेरी करता है। ठीक है, नाउ सी सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं अस्कोमाइसेट्स के। ओके, नाउ सी द अस्कोमाइसेट्स, इनको कॉमनली बोला जाता है सैक फंगाई। ओके, these are commonly called as sac fungi, and you can observe the one of the member of the sac fungi is there. Why we are calling it as a sac fungi? The ascomycetes are the unicellular, maybe unicellular, okay, yeast, or multicellular, that is the penicillium. Okay, so yeast भी ascomycete का member है, penicillium भी ascomycete का ही member है। ठीक है, both this belongs to the ascomycetes, but the unicellular, the yeast is unicellular while the penicillium is multicellular. Okay, unicellular multicellular दोनों फॉर्म हमें ascomycetes में देखने को मिलते हैं, और इनको कॉमनली सैक फंगाई बोलते हैं। ठीक है, दे आर सैप्रोफाइटिक, वो सैप्रोफाइटिक है, दैट इज दे आर ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, प्लस दे आर डिकम्पोजर, दैट इज दे कैन डिकम्पोज whatever the plant remains are there. Okay, अगर ये प्लांट रिमेन वहां पे नीचे आ जाता है तो इन प्लांट रिमेन को डिकम्पोज करने का काम जो है ये अस्कोमाइसेट्स करते हैं। दे में भी पैरासाइटिक, ठीक है, उनका हैबिटेट पैरासाइटिक भी हो सकता है, वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं और उनसे न्यूट्रिशन उठाते हैं, या फिर वो कैप्रोफिलस भी हो सकते हैं। कैप्रोफिलस का मतलब होता है द वन विच इज ग्रोइंग ऑन द डंक। ओके, वो डंक पे या फिर एस्क्रेटा पे जो ग्रो होते हैं, एस्क्रेटा पे ग्रो होने वाले फंगस को कैप्रोफाइलस फंगस बोला जाता है। ओके, उनकी जो माइसेलियम होती है ये ब्रांच होती है, ब्रांचिंग होती है माइसेलियम में, और वो सेप्टेट होते हैं, मतलब सेप्टा वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेप्टेड हाइफी होती है उनमें। So जब हम बात करते हैं ascomycetes की, they were popularly called as the sac fungi. They may be unicellular like yeast or they be multicellular like a penicillium. Okay, they उनकी जो habitat है it may be saprophytic, और वो decomposers की तरह काम करते हैं, parasitic भी हो सकते हैं या फिर caprophilous भी हो सकते हैं। caprophilous का मतलब होता है जो excreta पे ग्रो करते हैं, फॉर एग्जांपल वो डंक पे ग्रो करते हैं। ठीक है, mycelium जो है उनका वो ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है। राइट, in some fungi mainly in some ascomycetes grow in a soils of the burn areas. Okay, ऐसी soil जहां पे एरिया बर्न हुआ है, ऐसे एरिया में ascomycetes के कुछ मेंबर ग्रो करते हैं। then such a fungi are known as the pyrophilous fungi. Okay, इसके लिए एग्जांपल आपको यहाँ पे pyrophilous confluence का है। इसमें देखिए जो बर्न एरियाज होते हैं, ऐसी सोइल जहां पे इससे पहले मतलब फायर वहां पे हुआ था, या फिर यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं कभी फॉरेस्ट फायर होता है तो वहां पे ऐसी सॉइल, जली हुई सॉइल तैयार होती है, तो उसमें ये अस्कोमाइसेट्स के कुछ मेंबर ग्रो करते हैं। एंड देन सच अ टाइप ऑफ हैबिटेट इज कॉल्ड एज द पायरोफिलस। ओके, ऐसे फंगाई को बोला जाता है पायरोफिलस। जैसे यहाँ पे हम कैप्रोफिलस बोल रहे हैं विच ग्रो ऑन द डंक और एक्सक्रीटा, जो सॉइल पे ग्रो करते हैं विच आर बर्न एरियाज, उन्हें बोला जाता है पायरोफाइलस। फॉर एग्जाम्पल इट्स कॉल्ड पायरोफाइलस कॉन्फ्लुएंस। ऑलराइट, ascomycetes में the sexual spores are conidia. Okay, in ascomycetes asexual spores को conidia बोला जाता है, which are produced exogenously, that is outside their body of their mycelium. Okay, exogenously on the special mycelium called as the conidiophores. So they form the conidiophores outside the mycelium. Okay, like this. Say consider this is the hyphae, and outside this hyphae they form the conidiophores, and inside this conidiophores they form the asexual spores, that is the conidia. Okay, now conidia on germination produces the mycelium. So this is how the asexual reproduction taking place in the ascomycete. That is, they form the asexual spores exogenously on the mycelium in the conidiophore, and after the germination they form the mycelium. Okay, now see the sexual spores जो होते हैं in the ascomacetes, these are the called as the ascospores. और जैसे नेम ही सजेस्ट करता है कि क्यों ascospores कहते हैं, because they belong to the ascomacetes. Okay, so the ascospores are formed which are formed endogenously, वो बॉडी के अंदर तैयार होते हैं in a special sacs which are called as asci. इनको अस्काय बोला जाता है इन स्पेशल सेल्स को। इन स्पेशल सेल्स ये अंदर होते हैं माइसिलियम के, और एंडोजेनियसली ये बॉर्न होते हैं और इसके अंदर अस्कोस्पोर्स तैयार होते हैं। दीज अस्कायस आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एज अस्कोकार्प्स। इस अस्काय की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको अस्कोकार्प बोला जाता है। ठीक है, और इस अस्कोकार्प से जब ये अस्कोस्पोर्स बाहर निकलते हैं, देन दे जर्मिनेट इनटू द न्यू मेंबर्स ऑफ द अस्कोमाइसेट्स। ओके, एग्जांपल्स आर द एस्परगिलस, क्लेविसेप्स एंड द न्यूरोस्पोरा। ठीक है, एस्परगिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा इसके एग्जांपल्स है। तो सेक्सुअल स्पोर्स कैसे फॉर्म होते हैं? दे आर फॉर्म इन द अस्कोस्पोर्स, दे आर फॉर्म एज ए अस्कोस्पोर्स एंडोजेनियसली इन द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अस्काय। और ये जो अस्काय होते हैं ये स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, इसको बोला जाता है अस्कोकार्प। और जब ये अस्कोकार्प से निकलते हैं तो ये जर्मिनेट होते हैं। एग्जांपल है एस्परगिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। ओके, उसमें से देखिए जो न्यूरोस्पोरा है, इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द बायोकेमिकल एंड द जेनेटिक वर्क। ओके, ये न्यूरोस्पोरा जो फंगाई यूज किए जाते हैं इसको जेनेटिक वर्क में, जैसे अरेप्टोसिस थैलियाना जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जैसे कंप्लीट हुआ था, उसी तरह मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे प्लांट्स में अरेप्टोसिस थैलियाना को लिया गया था, इसलिए वो फेमस हुआ था वहां पे कि उसका पूरा जीनोम सीक्वेंस हुआ है। उसी तरह से फंगाई में न्यूरोस्पोरा जो है उसमें बायोकेमिकल स्टडीज और जेनेटिक वर्क बहुत ज्यादा हुआ है। ओके, नाउ मेनी मेंबर्स जो है अस्कोमाइसेट्स के, लाइक मॉरेल्स और बफेल्स आर एडिबल एंड कंसीडर्ड एज ए डिलीशियस। ओके, इनको खाया भी जाता है। ठीक है, जेनेटिक वर्क के लिए न्यूरोस्पोरा उसमें फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है यूपीएससी का,
what are the characteristic features, means of reproduction and economic importance of the ascomycetes. Okay, ascomycetes का economic importance आपको देना है, उसके characteristic feature लिखने हैं, means of reproduction लिखना है. So यहाँ पे अगर आप complete answer लिखते हो तो you will get the 20 marks. सेकंड इज द बेसिडियोमाइसेट्स. ठीक है, अस्कोमाइसेट्स हमने देख लिया है. सेकंड क्या है? बेसिडियोमाइसेट्स. नाउ ये जो होते हैं बेसिडियोमाइसेट्स, दीस आर कॉमनली नोन फॉर्म्स एज ए बेसिडियोमाइसेट्स आर मशरूम्स. Okay, the famous form of the basidiomycetes is called mushrooms, right? Basket fungi and puff balls, these are the famous ones. ठीक है, ये puff balls जो है आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, these are the mushrooms, these are the puff balls, are the famous basidiomycetes member. Okay, now they grow in a soil, on the logs or the tree stems. Okay, and living on the plant bodies. Plant bodies पे grow करते हैं as a parasite. They can live on the soil, they can live on the decaying logs. They also live on the tree stumps. Okay, for example वो rust भी cause करते हैं, smudge भी cause करते हैं, इसलिए parasitic है in the plants. Okay, the mycelium is branched and septate. इनका जो mycelium है वो भी कैसा होता है? branch होता है और septate होता है. Then see, the asexual spores are generally not found. Okay, ये आपको याद रखना है, asexual spores क्या होते हैं? generally not found in the basidiomycetes, but the vegetative reproduction is by the fragmentation is common. Okay, fragmentation बहुत common है उनमें, and fragmentation होके वहां पे reproduction continuously होता रहता है. While the sex organs are absent, but the plasmogamy is brought about by the fusion of the two vegetative or the somatic cell. Okay, plasmogamy इनमें होती है two vegetative cell या फिर somatic cells of the two different strains of the two genotypes. इन दोनों के साथ में आके प्लाज्मोगेमी वहां पे होती है, और दो वेजिटेटिव या फिर सोमैटिक सेल्स के डिफरेंट स्ट्रेन्स या फिर जीनोटाइप साथ में आके वहां पे प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन होता है. द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक. देखिए डाइकैरियोटिक कंडीशन इनमें इजीली दिखती है, जिसमें एक सेल होता है और टू न्यूक्लियसेस होते हैं. ठीक है, जहां पे प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन तो हुआ है लेकिन डाइकैरियोटिक कंडीशन वहां पे दिखती है, विच अल्टीमेटली गिव राइज टू द बेसिडियम. इस डाइकैरियोटिक कंडीशन के बाद में यहाँ पे क्या तैयार होता है? बेसिडियम तैयार होता है. ओके, और ये जो बेसिडियम होता है यही बाद में रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द क्रिएशन ऑफ द न्यू बेसिडियोमाइसेट मेंबर. ओके, देन कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम. ओके, बेसिडियम जो तैयार हो रहा है, जैसे हमने कहा था कि दो सेल जो होते हैं बेसिडियोमाइसेट्स के वो फ्यूज होते हैं सोमैटिक सेल, और जब दो सेल फ्यूज जो हो रहे हैं दोनों हैप्लॉइड सेल्स है, और दोनों हैप्लॉइड सेल जब फ्यूज होते हैं इनटू द वन सेल, द डाइकैरियोटिक कंडीशन इज फॉर्म, दैट इज द टू न्यूक्लियसेस इन द सिंगल सेल. ठीक है, डाइकैरियोटिक कंडीशन जो तैयार होती है इसमें तैयार होता है बेसिडियम. ओके, अब ये जो बेसिडियम तैयार हुआ है, इस बेसिडियम के अंदर वहां पे क्या तैयार होगा? क्या होता है? कैरियोगैमी. कैरियोगैमी का मतलब होता है कि वहां पे न्यूक्लियस क्या होंगे? फ्यूज होंगे. न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद में वहां पे क्या होगा? फिर होगा वहां पे मियोसिस. मियोसिस में क्या होगे कि एक ही सेल से चार, क्योंकि ये डिप्लॉइड सेल हो गया है अब, क्योंकि कैरियोगैमी हुई है तो डिप्लॉइड सेल से चार हैप्लॉइड सेल्स तैयार होंगे. हेंस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 बेसिडियोफोर्स. तो ये जो 4 बेसिडियोफोर्स तैयार होते हैं, बाद में यही जो 4 बेसिडियोफोर्स होते हैं बाद में जर्मिनेट होके बेसिडियोमाइसेट्स के मेंबर बनाते हैं. द बेसिडियोफोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस इन द बेसिडियम. ठीक है, ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं इन द बेसिडियम. दिस बेसिडिया आर अरेंज इन द फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एज बेसिडियोकार्प्स. उनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको बेसिडियोकार्प बोला जाता है. और ये जो बेसिडियोकार्प होते हैं जब ये रिलीज करते हैं इन हैप्लॉइड स्पोर्स को, तो ये न्यू फंगाई को क्रिएट करते हैं, न्यू मेंबर्स ऑफ द बेसिडियोमाइसेट्स वहां पे क्रिएट होते हैं. अब ये जो बेसिडियोमाइसेट्स है इनके एग्जांपल्स है एग्रिकस, लाइक कॉमन मशरूम जिसको हम बोलते हैं, उस्टिलियागो व्हिच इज कॉल्ड स्मट, एंड पक्सिनिया व्हिच इज कॉल्ड द रस्ट फंगस. दीज आर ऑल मेंबर्स बिलोंग्स टू द बेसिडियोमाइसेट्स. ओके, सो बेसिडियोमाइसेट्स जब हमने स्टडी किए तो बेसिडियोमाइसेट्स में मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि उसके कॉमन मेंबर्स या फिर फेमस मेंबर्स कौन से हैं, लाइक मशरूम्स, बास्केट फंगाई, पफ बॉल्स एक्सेट्रा. उसके बाद ये जो उनका जो हैबिटेट है वो सॉइल है, लॉग्स है, ट्री स्टम्प्स है, राइट. प्लांट बॉडीज पे भी ग्रो करते हैं एज अ पैरासाइट. रस्ट और स्मट्स कॉज करते हैं, और उनका माइसिलियम जो होता है ब्रांच और सेपरेट होता है. असेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट है, लेकिन जो वेजिटेटिव मेथड से रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रैगमेंटेशन से होता है, ये बहुत कॉमन है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होती है और वहां पे डाइकैरियोटिक कंडीशन तैयार होती है. डाइकैरियोटिक कंडीशन में बेसिडियम फॉर्म होता है. बेसिडियम जब फॉर्म होता है तो उसके अंदर कैरियोगैमी और मियोसिस होता है, इसीलिए फिर 4 बेसिडियोफोर्स वहां पे तैयार होते हैं. फिर ये जो बेसिडियोफोर्स तैयार हो रही है एक्सोजीनियसली तैयार होते हैं बेसिडियम के अंदर. ठीक है, और ये जो बेसिडिया होते हैं ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं जिनको बोलते हैं बेसिडियोकार्प्स. और इन बेसिडियोकार्प्स से रिलीज होने के बाद ये जो स्पोर्स है, जो हैप्लॉइड स्पोर्स है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द न्यू बेसिडियोमाइसेट मेंबर्स. ओके, इसके जो कॉमन एग्जांपल है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है इसके वो है एग्रिकस, जिसको हम मशरूम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, ऑस्ट्रेलियागो व्हिच इज कॉमनली कॉल्ड स्मट, और पक्सिनिया जो है ये रस्ट फंगस है, जैसे हमने देखा था वेट में वो रस्ट कॉज करता है. ठीक है, सो इस तरह से बेसिडियोमाइसेट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है. ऑलराइट, देखिए नेक्स्ट इज ड्यूटेरोमाइसेट्स. ठीक है, देखिए ड्यूटेरोमाइसेट्स आर कॉमनली नोन एज द इम्परफेक्ट फंगाई. ओके, वी हैव टॉक अबाउट द परफेक्ट फंगाई एंड द इम्परफेक्ट फंगाई, एंड द ड्यूटेरोमाइसेट्स आर द फेमस because they are the imperfect fungi. Okay, because only the asexual or vegetative phase of the fungi is known.
See why we are calling the member of the deuteromycetes as a imperfect fungi, because their sexual way of reproduction is not known. Okay, only the asexual and vegetative means of phases of these fungi are known, but the sexual way of reproduction is not yet found, and that is why these are called as the imperfect fungi. Now when the sexual form of these fungi were discovered, they were moved into the classes rightly belong to. ओके जैसे उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता चलता है कि हाउ दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, वंस वी फाइंड आउट हाउ दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, वी कैन टेक देम टू द राइट क्लासेस वेयर दे बिलोंग. ओके, लेकिन जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये पता नहीं चलता है, टिल देन they will remain in the deuteromycetes as a imperfect fungi because their sexual way of reproduction is not yet known. Okay, तो imperfect fungi हमें उसे क्यों कहते हैं? Because their sexual way of reproduction हमें पता नहीं है, and we only know about the asexual method and the vegetative phase. Okay, so जैसे उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता चलता है, उनको उनके रिस्पेक्टिव क्लासेस में डाल दिया जाता है deuteromycetes से निकाल के. ओके, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द asexual and the vegetative stage have been given a one name that is placed in the under the deuteromycetes. Okay, कि ऐसा भी पॉसिबल है कि asexual and the vegetative stages have been given the one name and they were placed in the deuteromycetes. Okay, because the asexual method and vegetative methods both produce the genetically similar offsprings, and that is why they were come under the one name and they can be placed in the deuteromycetes, and the sexual stage another and place under the another class. Okay, sexual method एक बार पता चलने के बाद में उसको another class में भी रखा जा सकता है separately. Later when the linkage is established, जैसे उनमें linkage establish होता है, the fungi were correctly identified and moved out of the deuteromycetes. तो आप ऐसा कह सकते हो कि deuteromycetes किसी डस्टबिन की तरह काम करता है, उसमें ऐसे फंगस रखे गए हैं जिनका सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन पता नहीं है. ठीक है, उन पे स्टडीज होना बाकी है और वो इनपरफेक्ट लगते हैं क्योंकि हमें उनके बारे में कोई डिटेलिंग पता नहीं है उनके सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में. लेकिन जैसे उनका सेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन हमें क्लियर होता है, या फिर असेक्सुअल और वेजिटेटिव मेथड्स उनके क्लियर होने के बाद सेक्सुअल मेथड भी उनका क्लियर होता है, तो उनको इसमें इस बॉक्स से निकाल दिया जाता है और उनको उनके रिस्पेक्टिव क्लास में भेज दिया जाता है जहां वो मैच करते हैं. ठीक है, जहां उनके प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है वैसे रिस्पेक्टिव क्लासेस में उनको डाल दिया जाता है और उनको deuteromycetes से बाहर निकाला जाता है. तो जैसे जैसे स्टडीज आगे बढ़ेंगी, ओके, जैसे एज वी एडवांसेस इन द फंगाई, वी टेक आउट द मेनी मेंबर्स ऑफ द deuteromycetes एंड प्लेस देम इन द राइट काइंड ऑफ द क्लासेस. ओके, तो आप कह सकते हो कि डस्टबिन की तरह यहाँ पे deuteromycetes है, which is called as the imperfect fungi, and all these imperfect fungi of which we don't know about their sexual reproduction, and that is why they were placed under the deuteromycetes. Now once we get the clear cut idea about their sexual reproduction, we can take out these members from the deuteromycetes and place them into the respective classes. Okay, now see, once perfect, एक बार अगर वो perfect हो जाते हैं, sexual stages of these members were determined for the deuteromycetes were discovered, they were often moved to the ascomycetes or basidiomycetes. Where they moved, once we find their sexual reproduction, either they will move to the ascomycetes. If they form the ascospores, they will move to the ascomycetes, and if we found the basidium, then we will move them to the basidiomycetes. So once they become perfect, that is their sexual way of reproduction discovered, then we have to find it out whether it is from the ascospores or basidiospores, and depending upon that we will move them to the ascomycetes or the basidiomycetes. All right, this is how this deuteromycetes class is created here, because they were the imperfect fungi and all these imperfect fungi are placed under these deuteromycetes. But once we find their sexual way of reproduction and they become perfect, they will move to the ascomycetes or basidiomycetes. See, the deuteromycete reproduce only by the asexual spores known as conidia. उनमें asexual spores होते हैं, these are called as the conidia, because only the asexual spores and the vegetative method is known. That is why they produce, we know that the asexual method they follow and they produce the conidia, and the mycelium is septate and branch. Okay, now some members are the saprophytic or parasitic, while the large of them are the decomposers of the litter. Litter के वो decomposers होते हैं. Whatever the plants and animal dead material is present on the soil is called as the litter, and this litter is decomposed by these deuteromycetes. Okay, and help the mineral cycling. Mineral cycling में वो help करते हैं. Example है Alternaria, then Cholestotracheum, then Trichoderma. All these are examples of the deuteromycetes, and they constitute the imperfect fungi. Okay, let's consider the ecological importance of the fungi. देखिए fungi के ecological importance क्या है. देखिए जब भी हम बात करते हैं ecological importance, इसका मतलब क्या है कि नेचर को वो कौन सी सर्विस देता है. What are the services they providing to the nature? That is why we calling it as a ecological importance. Okay, not the economic importance. Economic importance is always human point of view. Okay, कि economic importance human point of view के होता है, but the ecological importance is whatever the service they provide to the nature. Okay, now see the very first ecological importance of the fungi, that is the
act as a decomposers in the ecosystem. Okay, now whatever the litter which is fall on the ground, okay, ग्राउंड पे जो कुछ प्लांट रिमेन या फिर एनिमल रिमेन वहां पे जो गिरता है, इस प्लांट और एनिमल रिमेन को डिकम्पोज करके, ये डिकम्पोजिशन करने के बाद इसमें जो मिनरल्स जो बाहर निकाल देते हैं, वो दीज मिनरल्स आर अगेन अवेलेबल टू द प्लांट्स। ओके, प्लांट्स उनको फिर से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब देखिए, अगर प्लांट और एनिमल के डेड रिमेन्स को अगर ये डिकम्पोज नहीं करते तो ये मिनरल्स कभी अवेलेबल नहीं हो सकते थे प्लांट के लिए। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ these fungi, the litter is present on the whatever present on the ground is decomposed by these fungi and convert this dead inorganic matter into the simpler inorganic compounds and make them available again to the plants. Okay, hence these are act as a decomposers in the ecosystem. Plus fungi forms the symbiosis relationship with the higher plants, right? Mycorrhizae, you must have remember it, कि माइकोराइजी जो है उनका हायर प्लांट के साथ उनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, एंड दे हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द इंपॉर्टेंट वाटर सोर्सेस एंड द मिनरल्स टू द प्लांट्स। प्लस दे आल्सो फाउंड द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द algae. Again, the lichens are there, and lichens plays a very critical role in our ecosystem by doing the pedogenesis, right? Now, after that, fungi completes the food chain. Okay, fungi जो है, fungi की वजह से food chain complete होती है. How? See, if there is a plant, okay, see, observe this. This is the plant, and if this plant एंड अगर एक बार यहाँ पे डेथ हो जाती है तो जो जनरल जो हर्बीवर होते हैं इनको खाना प्रीफर नहीं करते हैं, ठीक है। तो फंगाई यहाँ पे आके क्या करते हैं, फंगाई डिकम्पोजेस दीज प्लांट्स, एंड व्हेन डिकम्पोजिशन ऑल द मटेरियल व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड दिस प्लांट, वेदर इट इज द सेलुलोज, प्रोटीन्स, फैट्स, ऑल दिस मटेरियल्स आर टेकन आउट एंड ऑल दिस मटेरियल्स आर अगेन अवेलेबल टू द अदर प्लांट, और अदर प्लांट के लिए अवेलेबल हो जाता है, फिर बाकी प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड अदर प्लांट्स आर कंज्यूम बाय द हर्बीवर्स, हर्बीवर्स बाय द कार्निवर्स, कार्निवर्स बाय द टॉप कार्निवर्स। ओके, तो इस तरह से फूड चेन को कंप्लीट करने का काम जो है फंगाई यहाँ पे करते हैं। सो इकोलॉजिकली व्हाट फंगस डू, फंगस एक्ट एज ए डिकम्पोजर, दे फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद हायर प्लांट, mycorrhizae, with algae, lichen, and they completes the food chain. All these are the ecological importance of the fungi. Now let us consider the economic importance, that is from the human point of view. ठीक है, देखिए fungi जो human point of view है, it has many benefits. Their first role we are going to discuss is the medicine. Okay, so in the medicine the fungi are quite useful. See, some fungi produces the substance which are helps to cure the diseases caused by the pathogenic microorganism. These substances are called as the antibiotic. For example, see penicillin from the Penicillium notatum. Penicillium notatum से जो penicillin antibiotic extract की गई है, it helps to cure the many diseases. Hence we say that the fungi are often helpful in the production of the antibiotics, right? So there is a role of the fungi in the production of medicine, in the enzyme preparation as well. See, the cultures of the Aspergillus niger and Aspergillus oryzae on a strays of the moist sterile bran yields a well known amylase enzyme. ओके, देखिए एस्परगिलस निगर और एस्परगिलस ओराइजी को अगर वहां पे ग्रो किया जाए स्ट्रेस पे ऑन द मॉइस्चरल ब्रांड, वो क्या यील्ड करते हैं, उसके बाद वो अमाइलेज एंजाइम को यील्ड करते हैं, और ये जो अमाइलेज होता है ये वेरियस केमिकल रिएक्शंस में हम फिर यूज करते हैं, राइट, विच कंटेन द 2 स्टार स्प्लिटिंग कंपोनेंट्स। ओके, तो ये जो अमाइलेज है ये बाद में उसका बहुत एंजाइम, ये जो एंजाइम है इसके बहुत वेरिड एप्लीकेशंस है, और इस एंजाइम प्रोडक्शन के लिए जो है एस्परगिलस निगर और एस्परगिलस ओराइजी, ये जो 2 फंगस है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो फंगस होते हैं ये एंजाइम के प्रिपरेशन में भी काम में आते हैं। देन इन द प्रिपरेशन ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड, देखिए बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स जो है जो फंगस प्रोड्यूस करते हैं, और इन ऑर्गेनिक एसिड्स को हम कमर्शियल स्केल पे यूज करते हैं। सी, द एसिड प्रोड्यूस कमर्शियली एज अ रिजल्ट ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द मोल्ड्स आर द ऑक्सैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, गैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। ये जो सारे एसिड्स है ये फंगस के प्रोडक्ट्स है, ठीक है, और ये जो सारे एसिड्स है हम इन वेरियस एसिड्स को वेरियस प्रोसेसेस में यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड के प्रिपरेशन में भी जो है इंपॉर्टेंट फंगाई का अच्छा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। ऑलराइट, देखिए इतना ही नहीं है, उसके साथ साथ जिब्रेलिन्स, देखिए जिब्रेलिन्स जो है ये जिब्रेला फुकोरोजाई, ये जो फंगस है ये जिब्रेलिन प्रोड्यूस करता है, विच एक्ट एज ए ग्रोथ हार्मोन्स इन द प्लांट्स, प्लांट्स में ग्रोथ हार्मोन की तरह वो काम करता है, विच कॉज ये राइस में एक डिसीज कॉज करता है जिस वजह से स्टेम का एबनॉर्मल इलोंगेशन होता है। तो वही से उसका डिस्कवरी हुआ था, और जिब्रेलिन ये जो जिब्रेलिक एसिड के फॉर्म में ये होता है, जिब्रेलिक एसिड एक ग्रोथ हार्मोन है प्लांट्स के लिए, और ये जो जिब्रेला फुकोरोजाई है ये लार्जली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस जिब्रेलिक एसिड। ओके, तो जिब्रेलिन्स का सोर्स भी जो है वो कौन है, एंजाइम्स है, सॉरी फंगाई है। ओके, एंड जिब्रेलिन्स आर यूज्ड टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ द सेवरल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप्स होते हैं उनके इसके लिए ग्रोथ के लिए इन जिब्रेलिन्स का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। सो फंगाई आर आल्सो द सोर्स फॉर द जिब्रेलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन्स। ऑलराइट, सो ऑल दीज आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फंगाई। हियर वी आर कंप्लीटिंग द फंगाई, ठीक है, यहाँ पे हम फंगाई को कंप्लीट कर रहे हैं।